नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग दो प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा, आज के जो दो हमारे सवाल हैं, पहला है भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है भारतीय संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दो अलग अलग सवाल हैं। एक कहता है कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा सवाल कहता है कि भारत के जो संविधान है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दो प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सवाल कहता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, बेसिकली आपको, या एग्जामिन करना है। किसी भी सवाल का उत्तर लिखने से पहले आपको सवाल की प्रकृति को या सवाल को समझना जरूरी है। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन या परीक्षण करें। यहां पर आप पाएंगे जो शब्द है वो लिखा गया है आलोचनात्मक मूल्यांकन या फिर परीक्षण कह लीजिए। इंग्लिश में कहेंगे हम लोग क्रिटिकली इवैल्यूएट या फिर परीक्षण। और ये किसका करना है? भारत की जो संविधान सभा है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इस सवाल के अंदर आपको दो चीजों पर बल देना है। पहला, आलोचना पर, और दूसरा उसके मूल्यांकन पर। तो इस तरीके से आप इस बात को कर पाएंगे कि आलोचना क्या है और उस आलोचना का मूल्यांकन, कि क्या यह आलोचना सही है या फिर सही नहीं है। तो आपको इस सवाल का यानी भारत की संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं। चलिए 1 मिनट दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आलोचना के आधार कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरीके से चीजों को बांट लेते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली आलोचना यह की जाती है कि यह संप्रभु नहीं थी। संप्रभु को इंग्लिश में हम कहेंगे कि सॉवरिन नहीं थी। तो पहला आलोचना का जो बिंदु है कि भारत की जो संविधान सभा है वो सॉवरिन नहीं थी, संप्रभु नहीं थी। दूसरी आलोचना का बिंदु रहता है कि भारत की संविधान सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी हमारे देश की जो संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाया, वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। ये एक आलोचना का बिंदु रहा। तीसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत की जो संविधान सभा है वो सांप्रदायिक थी, कम्युनल थी। आलोचना करने वाले कहते हैं कि जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ वो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। तो तीसरा बिंदु यह है। चौथा बिंदु है कि भारतीय संविधान सभा केवल वकीलों का प्रतिनिधित्व करती है। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा में केवल वकीलों की संख्या ही ज्यादा थी। किसान, मजदूर, और भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें संविधान बनाने में किसानों की भूमिका बहुत कम थी, वकीलों की भूमिका ज्यादा थी। और पांचवी आलोचना का बिंदु रहता है कि भारतीय संविधान सभा को लोक समर्थन प्राप्त नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल के अंदर 5 सवाल निहित है, जिसमें पहला सवाल हमारा बनेगा कि
क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाना चाहिए? क्या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या उसे सॉवरिन माना जाना चाहिए? यह सवाल एक 5 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। अगर हम इसको बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संविधान सभा की आलोचना का एक बिंदु है। सवाल क्या है कि क्या संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु संस्था थी? तो आपको क्या करना है, इसका परीक्षण करना है, यानी मूल्यांकन करना है एक तरीके से। तो इसे करने से पहले इस बात को समझिए कि यह आलोचना किसने की। सबसे पहले व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल और दूसरे व्यक्ति का नाम है एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा कि जो भारत की संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी। अब ये दोनों ऐसा क्यों कहते हैं? इनका कहना था कि भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वो ब्रिटेन की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। तो विंस्टन चर्चिल और एम.आर. जयकर का कहना है कि भारत की जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी, सॉवरिन नहीं थी, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन एक गुलाम भारत में हुआ और इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एम.आर. जयकर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और ये दोनों ही आलोचना कर रहे हैं कि भारत की जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी और उनका आधार क्या था कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर एक गुलाम भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, इसलिए यह संप्रभु नहीं थी। तो यह तो हो गई आलोचना। भी एक आलोचना का एक पक्ष है कि ये मानते हैं कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, क्यों नहीं थी। अब आपको इस आलोचना का मूल्यांकन करना है कि क्या वाक्य में चर्चिल या एम.आर. जयकर जो कहना चाहते हैं क्या वाक्य में वही था। तो आपको अब इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के हम लोग 3 आधार मानते हैं। पहला, बेशक भारत में संविधान सभा का गठन गुलाम भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन को संविधान सभा को भंग करने का अधिकार नहीं था। हमारी संविधान सभा को भंग करने का अधिकार केवल संविधान सभा के सदस्यों को था, 2/3 बहुमत से। ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की सरकार भारत की संविधान सभा को भंग नहीं कर सकती थी। दूसरा, हमारी संविधान सभा में जो सभापति थे यानी राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को पूरी संविधान सभा को संचालन करने की शक्ति थी। बेशक कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन हमारे संविधान सभा को संचालित करने की शक्ति हमारे सभापति के पास थी। और तीसरा, 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे देश आजाद हुआ, उस दिन हमारी संविधान सभा संपूर्ण संप्रभु हो गई। तो सवालों पर गौर कीजिएगा। सवाल क्या कहता है कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाना चाहिए। प्रभुत्व संपन्न संस्था का मतलब होता है कि वह संस्था जो अपने और बाहर के, अपनी संस्था के अंदर और अपनी संस्था के बाहर के निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो। और 2 लोग हैं, विंस्टन चर्चिल और एम.आर. जयकर, जो आलोचना करते हैं कि नहीं, भारत की जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी। तो आपको मूल्यांकन करते हुए बताना है कि क्या वाकई में संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था थी या नहीं थी। तो आप इन 3 आधारों पर इस आलोचना का खंडन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला सवाल।
मेन सवाल क्या है? भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचना का पहला बिंदु था संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न संस्था। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आलोचना करने वाले कहते हैं कि संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी या नहीं थी। यह भी संविधान सभा की एक आलोचना रही। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। अब ऐसा कौन कहता है और क्यों माना जाता है? दो विद्वान हैं। पहले विद्वान का नाम है, अच्छा इसमें मेन लोग थे समाजवादी दल के नेता और दूसरे थे मार्क्सवादी दल के नेता। अगर आपने कभी भी संविधान सभा के बारे में पढ़ा हो तो संविधान सभा में समाजवादी और मार्क्सवादी दलों के नेता शामिल नहीं थे, या फिर आप कह लीजिए कि उनकी भागीदारी ना के बराबर थी, और इनका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो इस आलोचना को करने वाले लोग ये थे। इनका कहना था कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कि जो वोटिंग है, 18 वर्ष से भारत में लोगों को वोट करने का अधिकार है। तो ये जो संविधान सभा थी इसका गठन भारत की जनता ने वोट डालकर नहीं किया, क्योंकि आप जानते होंगे कि संविधान सभा का गठन इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था। जनता ने वोट नहीं डाला, बल्कि जनता के द्वारा पहले से जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना गया। तो जयप्रकाश नारायण इस आलोचना को करते हैं और वे कहते हैं कि इस भारत की संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आलोचना तो हो गई, अब करना है आलोचना का मूल्यांकन। क्या वाकई में यह आलोचना सही है? वैसे अगर देखा जाए तो आलोचना गलत भी नहीं है। सही बात है कि भारत में संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो पहली बात कि यह आलोचना काफी हद तक सही प्रतीत होती है। मतलब हम लोग मूल्यांकन करते हुए इस बात पर बल दे रहे हैं कि यह आलोचना काफी तार्किक प्रतीत होती है, लेकिन क्या उस समय की परिस्थितियों में चुनाव करवा पाना संभव था? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसी मांग की थी कि भारत में संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन बाद में खुद नेहरू जी ने अपनी उस मांग को वापस ले लिया, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता। और तीसरी बात, मान लेते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया भी जाता, तो संविधान सभा का स्वरूप कमोवेश लगभग ऐसा ही होता, क्योंकि संविधान सभा में जिन लोगों को चुना गया या संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सब भारत में प्रचलित नेता थे, जो जनता के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ भी होता तो शायद, या फिर आप कह लीजिए कि कमोवेश संविधान का जो स्वरूप था, सदस्य थे, वो लगभग ऐसे ही होते। तो आलोचना क्या थी कि क्या संविधान सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है? परीक्षण करें। तो आलोचना ये थी। जयप्रकाश नारायण समाजवादी मार्क्सवादी दल के नेता ने आलोचना की, तो हमने मूल्यांकन करते हुए इस बात पर बल दिया कि आलोचना सही है, तार्किक प्रतीत होती है, लेकिन उस समय भारत की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि पूरे भारत में प्रत्यक्ष मतदान हो पाता। अगर होता भी तो लगभग कमोवेश
हमारी संविधान सभा का स्वरूप ऐसा ही होता। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि क्या संविधान सभा के संगठन का आधार सांप्रदायिक था? कुछ लोगों ने, कुछ सदस्यों ने संविधान सभा की आलोचना की कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। किसी ने कहा कि भारतीय संविधान सभा केवल सांप्रदायिक है। अब पहले बात करते हैं कि आलोचना कर कौन रहे हैं। सबसे पहले यह आलोचना कर रही है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना किया करते थे। दूसरा कर रहे हैं लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। तीसरी आलोचना करने वाले व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि भारत की जो संविधान सभा है वो केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब आप समझिए इस बात को कि संविधान सभा के संगठन का आधार सांप्रदायिक था। और आलोचना कौन कर रहे हैं? मुस्लिम लीग, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग कहते हैं कि संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ। अब भाई साहब, आप लोगों ने ही तो मांग की थी, मुस्लिम लीग ही तो इस बात पर अड़ी थी कि 1909 में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू हुई वो संविधान सभा पर भी होनी चाहिए। और बाद में मुस्लिम लीग खुद कह रही है कि भारत में संविधान सभा सांप्रदायिक थी, यानी संविधान सभा के जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए उसमें धर्म को, संप्रदाय को आधार बनाया गया। और वहीं लॉर्ड विस्काउंट और विंस्टन चर्चिल का कहना था कि भारतीय संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है। चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। क्या यह आलोचना सही है? आपको इस बात का क्या करना है? मूल्यांकन करना है, यानी परीक्षण करना है, केवल आलोचना नहीं करनी। अगर आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की आलोचना करें तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन करें तो ये एक अलग बिंदु हो जाता है। तो यहां पर आपको मूल्यांकन करना है। सबसे पहला मूल्यांकन का बिंदु कि जो मुस्लिम लीग कह रही है कि भारतीय संविधान सभा सांप्रदायिक थी, तो इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आधार बनाने को कहा था। और वहीं जहां दूसरी ओर आलोचना यह की जा रही है कि संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है, संविधान सभा केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह आलोचना इतनी तार्किक इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की ही तो थी। अगर भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी तो संविधान सभा में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना एक स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान सभा में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इस संप्रदाय के लोगों की संख्या नहीं थी, बिल्कुल थी। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि जिस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है वहां पर संविधान सभा में हिंदुओं की भागीदारी ज्यादा होना एक स्वाभाविक है। तो यह आलोचना भी उतनी तार्किक प्रतीत नहीं होती। मूल्यांकन कर रहे हैं उस क्रम में। चौथा सवाल कि क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? यानी आलोचना करने वाले कहते हैं कि क्या संविधान सभा में केवल वकील ही वकील भरे थे? तो यह आलोचना किस कंटेक्स्ट में की जाती है? पहला कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में किसानों की और मजदूरों की संख्या ही सबसे ज्यादा थी। तो फिर संविधान सभा में किसानों और मजदूरों की संख्या कम क्यों रहेगी? एक तरफ आप कहते हैं कि बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी, तो इसलिए संविधान सभा में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना स्वाभाविक था। तो फिर यह किसानों और मजदूरों पर क्यों अप्लाई नहीं होता? भारत में किसानों और मजदूरों की संख्या ज्यादा थी,
तो फिर संविधान सभा में किसानों और मजदूरों की संख्या क्यों ज्यादा नहीं थी? उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों थी? देखा जाए, अगर हम इस बात का मूल्यांकन करें तो आलोचना काफी हद तक सही प्रतीत होती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान और मजदूरों की संख्या ज्यादा है, तो फिर संविधान को बनाने में संविधान सभा के अंतर्गत किसानों और मजदूरों की संख्या कम क्यों थी? आलोचना काफी हद तक तार्किक प्रतीत होती है, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि संविधान एक जटिल दस्तावेज होता है। संविधान बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। अगर आज आपको पूरे संविधान का बेरेक्ट आपके हाथ में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पढ़कर समझकर बताएं, अगर हमारी संसद कोई कानून पारित करती है तो उस कानून की धाराओं को, उपधाराओं को, नियम विनियमों को समझना कोई आसान कार्य तो नहीं है। तो संविधान बनाना कोई सरल कार्य नहीं था। संविधान को बनाना अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य था, एक जटिल दस्तावेज माना जाता है। और उन कानूनी प्रावधानों को समझने के लिए वकीलों की संख्या का ज्यादा होना भी स्वाभाविक था। अब ऐसा भी नहीं है कि संविधान सभा में किसानों और मजदूरों की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। हां, जिनकी उनकी आबादी थी उस अनुपात में कम थी। उसका मुख्य कारण यह था कि संविधान को बनाना एक जटिल कार्य होता है, संविधान एक जटिल दस्तावेज होता है, और इस जटिल दस्तावेज को बनाने के लिए आपके पास उस ज्ञान का, उस समझ का होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान में वकीलों की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक था। तो यह था हमारा चौथा आधार। अब बात करते हैं पांचवें आधार की। क्या संविधान सभा को लोक समर्थन प्राप्त था? परीक्षण करें। आलोचक कहते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी उसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। अब यह आलोचना किस आधार पर की जाती है? पहला आधार, आलोचक कहते हैं कि जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। जनमत संग्रह नहीं करवाया गया, इसका मतलब कि भारत में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो जनता की राय नहीं ली गई कि संविधान सभा का सदस्य कौन होगा, संविधान सभा की कार्यशैली कैसी होगी, कार्य क्या होंगे। इसके लिए जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। तो आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो वास्तविकता में क्या उस समय देश में ऐसी परिस्थितियां थी कि जनमत संग्रह करवा पाते? तो इसका उत्तर ना के बराबर है। और वहीं 17 करोड़ की लगभग उस समय भारत में आबादी थी। 17 करोड़ लोगों को के माध्यम से जनमत संग्रह करवा पाना कोई आसान कार्य तो नहीं था। ना ही उस समय ऐसी परिस्थितियां थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि यह आलोचना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरीके से सही प्रतीत नजर होती नहीं आती। ना तो थ्योरेटिकल पॉसिबल था और ना ही प्रैक्टिकल पॉसिबल था कि संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसका गठन जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट के माध्यम से करवाया गया होता। मैं वापस से आता हूं आपको अपने सवाल पर लेकर। हमारा जो मेन सवाल था कि भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। आलोचना क्या है और उस आलोचना का मूल्यांकन क्या है। 5 बिंदु थे। पहला कि क्या संविधान सभा संप्रभु थी? क्या संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती थी? क्या संविधान सभा के गठन का आधार सांप्रदायिक था? क्या संविधान सभा वकीलों का प्रतिनिधित्व करती थी? और एक 5वां बिंदु था, क्या संविधान सभा को लोक समर्थन प्राप्त था? तो अगर 11 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में यह सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम इस आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए, 5 मार्कर में सवाल आए कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाना चाहिए, 5 मार्कर।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को किया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कहता है कि भारत की संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहले में क्या था? संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। और दूसरे सवाल में क्या है? भारतीय संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा, उसकी भी आलोचना की। और आखिरी में जो वर्तमान में हमारे पास संविधान है, उसकी आलोचना भी हो रही है। एग्जाम में सवाल आता है कि भारतीय संविधान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट या क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। किसको? भारत के संविधान को। तो इसकी आलोचना के बिंदु क्या है? पहला बिंदु तो था कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान है। बहुत बार आलोचना यह की जाती है कि जो भारत का संविधान था वह एक उधार का संविधान है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसकी कार्बन कॉपी है। और तीसरी आलोचना की जाती है हमारे संविधान की कि जो भारत का संविधान है वो बहुत बड़ा है, यानी भीमकाय आकार है। चौथी आलोचना की जाती है भारतीय संविधान की कि यह गैर भारतीय है। गैर भारतीय का मतलब कि जो भारत की संस्कृति है उस भारतीयता का विरोध करता है, यानी गैर भारतीय है। तो पहली आलोचना कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान है, कहते हैं कि उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है। दूसरी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तीसरी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, भीमकाय आकार का है। चौथी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का विरोध करता है। और पांचवी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान गांधीवाद से दूर है, यानी गांधी के जो विचार थे उनसे दूर है। और आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और छठी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकीलों के लिए बनाया गया है और केवल वकीलों का स्वर्ग है। वकील ही थे संविधान सभा में कंपैरेटिवली ज्यादा, तो उन्हीं की सारी बातों को इसमें शामिल किया गया। इसमें जो दो आलोचनाएं हैं वो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। पहला उधार का संविधान और दूसरा 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, यानी हम इन्हीं दो सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम में सवाल आया कि भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहते हैं, विश्लेषण करें। बार बार आलोचना हो रही है। हमारे संविधान को बने हुए एक बहुत अरसा हो चुका है। हमारे संविधान में 105 संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो चुके हैं। उसके बावजूद कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है। अभी आलोचना क्यों की जाती है? पहला बिंदु, जो भारत का संविधान है वो 60 से भी ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़कर अपनाया गया है। नहीं, हमने बहुत सारे, जो हमारी संविधान सभा थी और उसमें जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा और अपने संविधान के अंतर्गत अपनाया। जैसे फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिए। तो हमारे संविधान के अधिकांश प्रावधान अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं। इसलिए आलोचना करने वाले कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उधार का संविधान है।
तो क्या यह बात सही है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है? यह सवाल संविधान सभा में भी बहुत बार उछला और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इस सवाल का उत्तर दिया गया। उन्होंने 3 बातें कही और 3 बातों से ही संविधान सभा के अंदर एक शांति बैठ गई। जो बार बार चिल्ला रहे थे कि उधार का संविधान है, उधार का संविधान है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिन देशों से या जिन देशों के संविधानों से हमने प्रावधानों को ग्रहण किया है कि क्या वह उनके मौलिक आविष्कार हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, तो आयरलैंड ने भी तो स्पेन से लिए। तो क्या भारत के संविधान में जिन देशों के प्रावधानों को अपनाया गया, क्या वो उन देशों के मौलिक आविष्कार थे? तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि अगर हम यूएसए को छोड़ दें तो इसका उत्तर ना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि बेशक हमने अन्य देशों के संविधानों को अपनाया है, लेकिन हमने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया है। भारत की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का मतलब हमने ज्यों का त्यों नहीं अपनाया। अगर हम ज्यों का त्यों अपनाते, एज इट इज अपना लेते कि अमेरिका के फंडामेंटल राइट को हमने भारत में शामिल किया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उसको एज इट इज अपना लेते, तब आप आलोचना करते, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत सही था। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि हमने ना तो उसे ज्यों का त्यों अपनाया है, हमने अगर किसी देश के संविधान के प्रावधान को अडॉप्ट किया है तो वो अपने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप अडॉप्ट किया है। तो इस सवाल का जो उत्तर है, जो आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, तो अंबेडकर साहब ने ही इसकी आलोचना करते हुए संविधान सभा में इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया। तो इस क्रम में आलोचना है, तो आलोचना का परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। भारत का संविधान 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है। यह भी आलोचना खूब होती है और आलोचना करने वाले में 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखिएगा। पहले व्यक्ति का नाम है श्रीनिवासन और दूसरे व्यक्ति का नाम है देशमुख, पीवी देशमुख कह लीजिए। ये 2 लोग कहते हैं कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। श्रीनिवासन कहते हैं कि भारत का संविधान विचार में भी और शब्दों में भी, यानी आप ये कह सकते हैं कि आसान भाषा में श्रीनिवासन का कहना था कि भारत का संविधान 1935 की डिट्टो कॉपी है। विचार शब्द एज इट इज हमने 1935 का अडॉप्ट किया। ऐसा ही देशमुख भी कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है, 1935 का संविधान है। उन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान बराबर है, इक्वल है 1935 के अधिनियम के। आप भारत का संविधान पढ़ें या 1935 का अधिनियम पढ़ें, बात एक ही है। तो ये दोनों लोग आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तो ये सवाल भी संविधान सभा में उठा और इसका उत्तर भी अंबेडकर साहब ने ही दिया। अंबेडकर साहब ने पहला उत्तर देते हुए कहा कि हां, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को अपनाया है और ऐसा कहा भी जाता है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। अब ऐसा क्यों है, इस बात को समझें कि भारत में जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। ब्रिटेन के लोग भारत से चले गए। संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे पास आया। तो 1935 से लेकर 1950 तक भारत की सारी जनता या भारत 1935 के अधिनियम से ही चल रहा था
और भारत की जनता उस बात की, उन प्रावधानों की आदी भी हो चुकी थी। भारत की जनता अब उन प्रावधानों को समझने भी लगी थी। तो इसलिए भारत के संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव होना एक स्वाभाविक सी बात थी। तो पहला स्टेटमेंट तो अंबेडकर ने यह दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1935 के अधिनियम के अगर आप प्रशासनिक विवरणों को छोड़ दें, प्रशासनिक विवरण का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन थे, अगर हम उनको छोड़ दें, बाकी 1935 अधिनियम के जो प्रावधान थे उन्हें हमने ज्यों का त्यों नहीं अपनाया। आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन कॉपी है। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है वो हमने ज्यों के त्यों अपनाए 1935 के, लेकिन बाकी जो प्रावधान है वो हमने ज्यों के त्यों नहीं अपनाए थे। हमने उन्हें अपनी भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ग्रहण किया। तो ये वो कहना चाहते थे। यानी हमारे संविधान की जो दो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है, पहला उधार का संविधान है, उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है, और दूसरी आलोचना की जाती है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। इन दोनों ही आलोचनाओं का उत्तर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान सभा में दिया गया। वो ठीक है कि भारतीय संविधान की आलोचना के और भी बिंदु हैं, लेकिन दो आलोचनाओं के बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो सवालों पर अपना डिस्कशन किया। पहला, भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा, भारतीय संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन। दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों को अलग अलग समझने की ही कोशिश कीजिएगा कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन अलग है और संविधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन अलग है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक सवाल और किया था कि आर्टिकल 368 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये दो सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ पर आए होंगे। जल्द ही मिलेंगे हम लोग कुछ अन्य नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। और हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य आपको फैक्चुअल जानकारी की तुलना में आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल विकसित करना है कि सवाल क्या है, सवाल को समझने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।